हेलो फ्रेंड्स। ग्लोबल टीवी के इस सबसे नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अब कम से कम भारतीय मीडिया वो फिर से एक बार रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी ओर लौट रही है, क्योंकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे इसलिए, और बाकी के 4 राज्यों में चुनाव थे इसलिए रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार युद्ध चल रहा था उस पे कोई फर्क पड़ा हो। चूंकि हम भारतीय टेलीविजन पर इसको देख नहीं पा रहे थे 3-4 दिनों से, इसलिए हम उससे अनभिज्ञ थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके बारे में तीसरा विश्व युद्ध क्या है, ये आज से कुछ सालों पहले तक लोग कहते थे कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें ग्राउंड वारफेयर, एयर वारफेयर, नेवी वारफेयर, साइबर वारफेयर की कल्पना की गई थी, और यहां तक कि स्पेस वारफेयर की कल्पना की गई थी। लेकिन मिडिल ईस्ट और उसके बाद अब रशिया और यूक्रेन पिछले 20 सालों से लगातार मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। पहले अमेरिका के इराक में, लीबिया में, सूडान में, सीरिया में, अफगानिस्तान सबसे बड़ा उसका युद्ध क्षेत्र रहा है। और अब पिछले, हालांकि ये जो कारण में अगर हम जाएं तो ये पुराना है, और ये 1989-90 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शुरू होता है। जो दर्द, जो चुभन सोवियत संघ को उस वक्त हुई थी वो कई लोगों ने महसूस नहीं की थी, लेकिन वो कहीं जो उसके उत्तराधिकारी बने उनके दिल में रह गई। वही दर्द अब उभर कर सामने आ रहा है 2008 से, जब रूस में अस्थायित्व आया। व्लादिमीर पुतिन काफी लंबे अरसे तक राष्ट्रपति बने रहे। तब उन्होंने रशिया की बाउंड्रीज को, रशिया का प्रभाव यूरोप और एशिया में बढ़ाना शुरू किया, और वही आज एक फुल स्केल वार के रूप में परिलक्षित हो रहा है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कई कई तरह के दृष्टिकोण, वर्जन्स लेके आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा ये है कि यूक्रेन के बाद क्या, यूक्रेन के बाद क्या पुतिन रुकेंगे, क्योंकि कीव के गिरने में अब 1-2 दिन और बचे हुए हैं। जिस तरह से सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट तो जेलेंस्की को मिल रहा है, लेकिन खुलकर ना तो नेटो और ना ही अमेरिका, ना ही ब्रिटेन या कोई और देश उसके सपोर्ट पे सामने आ रहा है। ऐसे में इनडायरेक्ट सपोर्ट के सहारे वो कीव को, अपनी राजधानी को कब तक बचा पाएंगे ये कह पाना मुश्किल है। कीव के फतह होने का मतलब है व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को जीत लिया। वो वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज ने तमाम तरह के बैन लगाए हों। बैन अमेरिका आज से नहीं, बहुत पहले से लगाता आ रहा है। ईरान पर, टर्की पर, इराक पर, अफगानिस्तान पर, सीरिया पर, चाइना पर। तो इस बैन से पुतिन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ था। तो यूक्रेन के बॉर्डर पर जो 6 महीने से सेनाएं 1.5 लाख के आसपास लगी हुई थी, उन्होंने जब यूक्रेन के अंदर कूच किया तो उनकी मंशा साफ थी कि हमें कीव तक पहुंचना है, और कीव को जीतने के बाद क्या होगा इसके बारे में फियोना हिल्स
जो अमेरिका की रूस के मामलों की सबसे बड़ी जानकार मानी जाती हैं, उनका कहना है कि पुतिन न्यूक्लियर आर्सेनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम तरह के एक्सपर्ट तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले ये समाचार आया कि रूस ने वेस्टर्न यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर भी मिसाइलें दागी हैं, जो ये जताता है कि पुतिन रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मैदान साफ दिख रहा है। अब इसमें पुतिन को यह भी सोचना चाहिए कि कहीं नेटो और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कोई जाल तो नहीं बिछा रही हैं, जिसमें वो ये सोच रही हूं कि और अंदर आने दो, और अंदर आने दो, और फिर जब वो जाल में फंस जाएं तब उन पर शिकंजा कसा जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अभी तक पिछले 18 दिनों से अभी तक तो कोई ऐसा दिखाई देता महसूस नहीं हो रहा है। अगर हम तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं की बात करें तब भी ये शुरुआती दौर माना जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि शुरुआती दौर में पुतिन को जीत, व्लादिमीर पुतिन को जीत और रशिया को जीत मिलती जा रही है। रेजिस्टेंस जबरदस्त है यूक्रेन के अंदर और इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन क्या ये जीत वो बरकरार रख पाएंगे अगर नेटो और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इसमें कूदती हैं? क्योंकि पोलैंड नेटो का पार्टनर है और जो मिसाइल 6 किलोमीटर के अंदर वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ पोलैंड से गिरा है, उसमें 35 से ज्यादा लोग मरे हैं और सैकड़ों घायल हैं। तो ऐसे में और बातचीत का कोई जो रिजल्ट है, जो निष्कर्ष है, वो निकलता दिखाई नहीं दे रहा। 3-4 दौर की बात हुई, आज ही स्टेटमेंट आया जिसमें जेलेंस्की ने कहा कि एक ट्रूस के लिए, एक समझौते के लिए व्लादिमीर पुतिन राजी हो गए हैं। लेकिन उसके बाद उस पर कुछ आगे बढ़ता हुआ मामला दिखा रहे हैं। अगर ये युद्ध रुक जाता है तब तो ठीक है, वरना इसके विश्व युद्ध में परिवर्तित होने की संभावनाएं प्रबल हैं। अगर नेटो के किसी भी देश को नुकसान होता है तो ये समझिए नेटो मजबूर हो जाएगा रशिया पर काउंटर अटैक करने। और ऐसे में जो फियोना हिल्स ने कहा है कि रूस न्यूक्लियर आर्सेनल्स का भी इस्तेमाल करने से शायद ना चूके, तो क्या होगा? कीव को जीतने के बाद व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे? नेटो उसका कुछ किस तरह से जवाब देगा? अमेरिका और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज उसका किस तरह से जवाब देंगे? ये 2-4 दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका ने कई तरह के सैंक्शंस लगाए और रूस की मीडिया पर भी सैंक्शंस लगाए। रूस का कोई भी मीडिया हाउस, चाहे वो रशिया टुडे हो, स्पुतनिक हो, RIA नोवस्ती हो, इतरतास हो, वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा चलाए गए किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। ना वो यूट्यूब पे है, ना वो गूगल पे है, ना वो फेसबुक पे है, ना वो ट्विटर पर शायद है। तो ऐसे में जैसे मैंने पहले कहा था, रशिया क्या सोचता है उसका, वो व्लादिमीर पुतिन जो कहते हैं वो रशिया मीडिया उसको प्रमुखता से छापता है, दिखाता है, तो वो हमें पता नहीं चलेगा। ऐसे में वेस्टर्न वर्जन हमें देखने और सुनने को मिलेंगे। तो ये भी एक स्थिति है कि हमें सिक्के का एक पहलू दिखाई देगा, दूसरा नहीं। ऐसे में भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपयोगिता बहुत ज्यादा हो जाती है
जिनसे अमेरिका भी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी आग्रह कर चुके हैं कि वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका युद्ध को रोकने में निभा सकता है। अब वो कैसे करेंगे? आज ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर पीके मिश्रा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और हर्ष श्रृंगला, ये सभी जो विदेश सचिव हैं वो सभी शामिल थे। तो भारत में भी चर्चाएं बंद नहीं हुई हैं यूक्रेन को लेकर, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों से भारत के रिश्ते अच्छे हैं। इसलिए भारत एक मजबूत कड़ी के रूप में इस पूरी सिचुएशन में उभर कर सामने आ रहा है। तो हमें ये देखना होगा भारत क्या रोल इसमें प्ले करता है। रूस कीव पर कब तक कब्जा जमा पाता है, कीव को जीतने के बाद, यूक्रेन को जीतने के बाद रूसी सेनाएं क्या करती हैं, नेटो और अमेरिका और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इजराइल, ये सब क्या करते हैं, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। यही कुछ बातें करने के लिए मैं हाजिर हुआ था। अगली परिचर्चा में मैं आपसे मिलूं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।